नमस्कार दोस्तों, बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस हिंदी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके सामने 9 मई 2023 के दैनिक कुछ प्रस्तुत कर रहे हैं, जिसमें द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस तथा पीआईबी से संबंधित प्रमुख समाचारों को आधार बनाकर हम आपको अभ्यास प्रश्न देंगे। साथ साथ विगत वर्षों में यूपीएससी के द्वारा पूछे गए प्रारंभिक परीक्षा के एक प्रश्न को हम आपको अभ्यास के लिए उपलब्ध कराएंगे और अंत में आज के किसी महत्वपूर्ण तथ्य की हम चर्चा करेंगे। और आज के सत्र को प्रारंभ करें इससे पहले आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण सूचना है। टारगेट प्रीलिम्स 2023 की अगर हम बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय संबंध के संदर्भ में हमारी जो चर्चा है वो आगे बढ़ रही है, जिसे सिद्धार्थ वाजपेयी सर के द्वारा संचालित किया जा रहा है। इससे संबंधित हमारा जो तीसरा सत्र है वो कल संचालित किया जाएगा। तो आप सभी 10 से 12 के बीच में लाइव रूप में इसमें अवश्य भाग लें और बीते वर्ष का जो पूरा हमारा करंट अफेयर्स है उसकी चर्चा अलग अलग विषय के रूप में की जा रही है। तो आप कल के सत्र में अंतर्राष्ट्रीय संबंध में अवश्य भाग लें। जहाँ तक हम पूरे टारगेट प्रीलिम्स 2023 के शेड्यूल की बात करें तो 24 अप्रैल से ये संचालित हो रहा है और आगामी 15 मई तक ये संचालित होगा। तो पूरे वर्ष के करंट अफेयर के रिवीजन के लिए लाइव रूप में 10 से 12 के बीच में हमारे साथ अवश्य जुड़ें। इसके लिए आपको एक आसान कार्य करना है, हमारे बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस हिंदी का जो यूट्यूब चैनल है उसको आप सब्सक्राइब करके रखें। तो 10 से 12 के बीच में लाइव रूप में हमारे सत्र में अवश्य भाग लें। चलिए आज के दैनिक कुछ को प्रारंभ करते हैं और पहला प्रश्न हम देखते हैं। वुशु एक मार्शल आर्ट शैली है, किस देश में उत्पन्न हुई है? देखिए, अगर हम वुशु की बात करें तो चीन में एक तरह से उत्पन्न हुई एक मार्शल आर्ट की प्रमुख रूप से विधा है। इसमें अगर हम देखें तो मॉस्को में इसकी जो एक स्टार चैंपियनशिप आयोजित की गई है, वहाँ पर भारतीय जो एथलीट हैं उन्होंने विश्व में कुल 17 मेडल प्राप्त किए हैं। और आप ध्यान रखें, इसमें दो तरह की प्रमुख रूप से विधाएं उपयोग की जाती हैं। एक को कहा जाता है ताओलू। ताओलू का मतलब प्रमुख रूप से रहता है कि इसमें केवल जो भी वुशु की कला होता है उसका एकल रूप में प्रदर्शन किया जाता है, या कह सकते हैं कई लोगों के द्वारा मिलकर प्रदर्शन किया जा सकता है। इसमें सीधे कांटेक्ट के रूप में आपस में फाइटिंग नहीं होती है। जो दूसरा होता है जिसको सांडा कहा जाता है, उसमें अगर हम देखें, जैसे यहाँ पर आप इमेज देख सकते हैं, दोनों जो प्रतिस्पर्धी हैं वो आपस में फाइट करते हैं। तो ये दो विधाएं होती हैं वुशु में। इसे अगर हम देखें तो क्विन डायनेस्टी के समय में चीन में प्रारंभ किया गया था और वुशु के संदर्भ में जो इंटरनेशनल फेडरेशन है वो 1990 में अस्तित्व में आया था। आप ध्यान रखें, पहली जो विश्व चैंपियनशिप है वो बीजिंग में 1991 में आयोजित की गई और आप देखें हर 2 साल पर इसको आयोजित किया जाता है 1991 के बाद लगातार। इसी के साथ साथ ध्यान रखें, इसे एशियाई खेलों में एक खेल स्पर्धा के रूप में शामिल किया गया है। दूसरा प्रश्न हम देखते हैं। I2U2 समूह के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या कौन से सत्य हैं या हैं? प्रमुख रूप से अगर हम इस संगठन की बात करें तो इसे पश्चिम एशिया का एक तरह से क्वेड कहा जाता है। तो क्वेड पश्चिम एशिया का कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर अगर हम देखें तो इंडिया शामिल है यानी भारत, साथ साथ अगर हम देखें तो इसराइल शामिल है और इसमें शामिल है यूएई संयुक्त अरब अमीरात और साथ में शामिल है यूएसए। इसीलिए आप देखें I2 मतलब इंडिया और इसराइल, U2 का मतलब यूएई और यूएसए। और इस संगठन को एक तरह से 2021 में अस्तित्व में लाया गया। I2U2 का अगर हम पहला एक तरह से लीडर्स समिट देखें तो ये जुलाई 2022 में पिछले साल आयोजित किया गया था। इसमें कोशिश ये है कि जल संसाधन, ऊर्जा, परिवहन, अंतरिक्ष, स्वास्थ्य और खाद्य सुरक्षा के क्षेत्र में ये चारों देश मिलकर सहयोग करेंगे। I2U2 के माध्यम से प्रमुख रूप से पश्चिम एशिया में भारत और अमेरिका अपना जो प्रभाव है वो यूएई और इसराइल के साथ मिलकर एक तरह से विस्तारित करने का प्रयास कर रहे हैं। तो अगर हम यहाँ पर कथन देखें तो पहला कथन यहाँ पर सही है, क्योंकि इसकी शुरुआत वर्ष 2021 में ही की गई थी। दूसरा अगर हम देखें, भारत के अलावा इसमें अन्य सदस्य में यूएसए है, इसराइल है, लेकिन यूके नहीं है। उसकी जगह अगर हम ध्यान रखें तो सदस्य कौन है? यूएई। तो दूसरा कथन गलत हो जाता है। तीसरा, इसे पश्चिम एशियाई क्वाड के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पर भी आप देखें 4 ही एक तरह से सदस्य हैं। तो जैसे सामान्य तौर पर जो क्वाड है उसमें भारत, साथ साथ जापान, ऑस्ट्रेलिया और यूएसए शामिल हैं, जो प्रशांत महासागर में प्रमुख रूप से कार्य कर रहा है। तो इस आधार पर आप देखें तो I2U2 को पश्चिम एशिया के क्वेड के नाम से भी जाना जाता है। 1 और 3 सत्य है, इसीलिए हमारा उत्तर है डी, 1 और 3 सत्य है। प्रश्न का आधार प्रमुख रूप से भारत के द्वारा I2U2 के माध्यम से पश्चिम एशिया में अपनी जो उपस्थिति है उसको एक तरह से और मजबूत करना, यानी अगर हम लुकिंग वेस्ट की बात करें, क्योंकि ये एक तरह से पश्चिम एशिया का भाग है, तो वहाँ पर I2U2 भारत के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। तीसरा प्रश्न हम देखते हैं। सही कथनों की पहचान कीजिए। पहला, नागर और द्रविड़ दोनों मंदिरों में शिखर नामक एक मूल अवयव होता है। दूसरा कथन, गोपुरम द्रविड़ मंदिरों की एक प्रमुख विशेषता है।
प्रमुख रूप से अगर हम द्रविड़ मंदिरों की बात करते हैं तो यहाँ पर इमेज आप देख सकते हैं, गोपुरम यहाँ पर प्रमुख रूप से एक कह सकते हैं सबसे महत्वपूर्ण अवयव माना जाता है। तो ये दूसरा कथन यहाँ पर बिल्कुल सही है कि गोपुरम द्रविड़ मंदिरों की एक प्रमुख विशेषता है। जहाँ तक हम शिखर की बात करें तो आप देखें कि यहाँ पर एक तरह से शिखर उपस्थित है अगर हम बात करते हैं द्रविड़ शैली की। इसी के साथ साथ अगर हम बात करते हैं नागर शैली की, जो उत्तर भारत में प्रमुख रूप से उपयोग किया जा रहा था, उसमें भी अगर हम देखें तो शिखर एक तरह से उपस्थित होता है, केवल उनकी संख्या अधिक हो सकती है। तो इस रूप में अगर आप देखें तो दोनों में ही शिखर एक तरह से जो भी मंदिर कला है उसमें उपस्थित रहता है, चाहे नागरम शैली की बात करें या द्रविड़ शैली की। तो दोनों कथन यहाँ पर सत्य हैं, इसीलिए हमारा उत्तर हो जाता है सी, 1 और 2 दोनों सत्य हैं। प्रश्न का आधार प्रमुख रूप से अगर हम देखें तो तिरुला पहाड़ियों में लॉर्ड वेंकटेश्वरा का जो टेम्पल है आंध्र प्रदेश में, वहां पर अगर हम अंदरूनी भाग में देखें तो आनंद निलयम है जो प्रमुख रूप से स्वर्ण से बना हुआ है। अब एक दर्शनार्थी के द्वारा इसका वीडियो बना लिया गया है, वो काफी वायरल हो रहा है, जबकि एक तरह से पूरी तरह से प्रतिबंधित है कि कोई भी आप इलेक्ट्रॉनिक जो गैजेट है वो अंदर नहीं ले जा सकते। यानी आनंद निलयम का प्रमुख रूप से फोटो या वीडियो लेना पूरी तरह से वर्जित है। लेकिन ये जो घटना हुई है इसको एक तरह से सुरक्षा में चूक माना जा रहा है। लॉर्ड वेंकटेश्वरा का जो टेम्पल तिरुमला में है उसमें अगर हम देखें तो आपको 2 गोपुरम यहाँ पर दिखेंगे। इन दोनों गोपुरम के बाद अंदर की जो स्थिति है वहां पर प्रमुख रूप से अगर हम देखें तो ये आनंद निलयम स्थित है। चौथा प्रश्न हम देखते हैं, निम्नलिखित में से कितने देश अरब लीग के सदस्य हैं? अगर हम अरब लीग की बात करते हैं तो 1945 में इसको स्थापित किया गया, जिसमें प्रमुख रूप से अगर हम देखें तो पश्चिमी एशिया और साथ साथ उत्तरी अफ्रीका के जो अरब एक तरह से देश हैं उनको प्रमुख रूप से इसमें शामिल किया गया है। तो इसमें अगर हम सदस्यों की बात करें तो कुल मिलाकर 22 सदस्य हैं। और इसका जो मुख्यालय है, अगर हम प्रशासनिक मुख्यालय की बात करें तो वो मिस्र की राजधानी काहिरा में है। तो वहाँ से प्रमुख रूप से ये संचालित होता है। वर्तमान में अगर हम देखें तो अरब लीग के द्वारा एक निर्णय लिया गया है कि 12 साल तक सीरिया को इस संगठन से बाहर रखा गया था, अब सीरिया को दोबारा इसमें शामिल किया जा रहा है। तो 2011 से सीरिया अरब लीग से बाहर था, अब इसको शामिल कर लिया गया है। तो यहाँ पर अगर आप इमेज में देखें तो ये जो ग्रीन कलर है ये अरब लीग के देश हैं। इसमें अगर हम देखें तो पश्चिमी एशिया के देश हैं, साथ साथ जो उत्तरी अफ्रीका का भाग है वहाँ के प्रमुख देश में इसमें शामिल हैं। सीरिया को अरब लीग में जो शामिल किया गया 12 वर्ष के अंतराल के बाद, तो ये अरब लीग के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण घटना है। यहाँ पर अगर हम प्रश्न की बात करें तो जो भी यहाँ पर देश है उनमें से पूछा जा रहा है कि कौन अरब लीग के सदस्य हैं। तो आप देखें इजराइल की बात करें तो इजराइल एक तरह से अरब लीग का सदस्य नहीं है। सीरिया, मिस्र, ओमान बिल्कुल है, साथ साथ ट्यूनीशिया भी है, क्योंकि आप देखें ट्यूनीशिया एक तरह से क्या है, ट्यूनीशिया आपका उत्तरी अफ्रीका महाद्वीप का देश है। तो ट्यूनीशिया भी इसमें एक तरह से शामिल है अगर हम यहाँ पर इस देश की बात करें। तो इजराइल इसमें शामिल नहीं है, यानी यहाँ पर आप देखें 4 देश शामिल हैं। तो यानी उत्तर आपका हो जाता है सी, केवल 4 देश शामिल हैं। दैनिक क्विज के दूसरे भाग में हम यूपीएससी के द्वारा विगत वर्षों में पूछे गए प्रारंभिक परीक्षा के प्रश्न आपको अभ्यास के लिए देते हैं। आज 2016 की प्रारंभिक परीक्षा का प्रश्न हमने अभ्यास के लिए चुना है। प्रश्न को देखते हैं, निम्नलिखित में से किसमें आप ऊर्जा दक्षता ब्यूरो यानी ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी का स्टार लेवल पाते हैं? छत के सीलिंग फैन, विद्युत गीजर या ट्यूबुलर फ्लोरेसेंट लैंप? तो आप ध्यान रखें तीनों में एक तरह से 5 स्टार या 4 स्टार या 3 स्टार जो इस तरह की लेबलिंग होती है वो की जाती है। तो ये जो स्टार लेबलिंग होती है इसके माध्यम से आप देखें जो भी एक तरह से बिजली के उपकरण हैं वो बेहतर रूप में संचालित होते हैं, इसमें ऊर्जा कम खपत होती है। तो तीनों एक तरह से इस तरह के स्टार लेवल में पाए जाते हैं, इसीलिए हमारा उत्तर हो जाता है डी, 1, 2, 3 तीनों सत्य हैं। दैनिक क्विज के तीसरे और अंतिम भाग में हम आज के तथ्य की चर्चा करते हैं और आज हमारा प्रमुख रूप से जो चर्चा करने का विषय है वो है साइबर सुरक्षित भारत। तो ये एक तरह का इनिशिएटिव है, कह सकते हैं एक तरह का प्रयास है जो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी उनके द्वारा संचालित किया जा रहा है। इसके माध्यम से प्रमुख रूप से प्रयास ये है कि भारत में जो साइबर क्राइम है उनकी स्थितियों को आसानी से पहचाना जा सके और इसके लिए जो भी चीफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑफिसर हैं, यानी अगर हम CISO सीसो की बात करें, उनको प्रमुख रूप से कैसे प्रशिक्षित किया जाए उसके लिए यहाँ पर प्रयास किया जा रहा है। इसी के साथ साथ सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित जो भी एक तरह से ऑफिशियल्स हैं उनको ट्रेन करना और सरकार के अलग अलग जो डिपार्टमेंट हैं वहाँ पर एक तरह से जानकारी पहुँचाना कि आप किस तरह से जो साइबर एक तरह से क्राइम है, साइबर अपराध है, उससे अपने आप को बचा सकते हैं और पूरे जो संगठन का एक तरह से आधारभूत ढांचा है डिजिटल, उसकी रक्षा कैसे की जाए और भविष्य में साइबर अटैक के लिए आप कैसे तैयार हो पाएंगे। इन सब कार्यों के लिए साइबर सुरक्षित भारत की तरफ से अगर हम देखें तो एक डीप डाइव ट्रेनिंग आयोजित की जाती है। डीप डाइव ट्रेनिंग का मतलब ये है कि बहुत गहन रूप में प्रशिक्षण दिया जाता है साइबर सुरक्षा के लिए और इसे प्रमुख रूप से NEGD के द्वारा आयोजित किया जाता है, यानी नेशनल ई गवर्नेंस डिवीजन।
ये एक तरह से मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का ही एक तरह से भाग है। तो एनईजीडी जो डिवीजन है जो 2009 से काम कर रहा है, उसके द्वारा प्रमुख रूप से इसको संचालित किया जाता है। और आप देखें 2018 से ये चल रहा है। अगर हम प्रशिक्षण की बात करें, अब तक ऐसे 36 प्रशिक्षण हो चुके हैं। तो कोशिश यही है कि एक तरह से जो भी अलग अलग साइबर सुरक्षा की स्थितियां हैं, उनमें लोगों को शिक्षित किया जाए। साथ साथ जो भी हमारे चीफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑफिसर हैं, उनको साइबर अटैक के संदर्भ में विस्तृत रूप में बताया जाए। और साथ साथ जो भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है जिनके माध्यम से आप साइबर सुरक्षा कर सकते हैं, वो उनको बताया जाए। और किस तरह से उनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, यानी जो डिजिटल ढांचा है, उसको बचा सकते हैं जो साइबर अटैक के खतरे में है। लेकिन वो चाहें तो इस ट्रेनिंग के माध्यम से उनको जो तकनीकें बताई जाती हैं, उससे अपने आधारभूत ढांचे को सुरक्षित कर सकते हैं। इसी के साथ साथ कोशिश ये करनी है कि अलग अलग जो संगठन है, या अगर हम सामान्य नागरिक की बात करें, वहां तक भी साइबर सुरक्षा की स्थितियां बतानी है कि कैसे वो अपने आप को साइबर अटैक से बचा सकते हैं। आप देखें अलग अलग तरह के डिजिटल भुगतान हमारे बढ़ चुके हैं, तो साइबर अटैक का खतरा हमेशा हमारे ऊपर रहता है। तो कैसे अपना बचाव करें, उसके बारे में यहाँ पर इस ट्रेनिंग में जानकारी दी जाती है। साथ साथ अगर हम देखें तो यहाँ पर कोशिश ये रहती है कि अगर किसी भी तरह का साइबर अपराध होता है, तो वहाँ पर जो भी क्राइसिस होगा, आपदा है, उसका प्रबंधन कैसे किया जाए। यानी कैसे उस समय जो डिजिटल ढांचा उसका उपयोग आगे सुनिश्चित किया जाए कि ज़्यादा क्षति ना हो और जो डिजिटल कामकाज है वो भी होता रहे। उसके लिए ये जो ट्रेनिंग है, ये एक तरह से चीफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑफिसर्स को तैयार करती है। यहाँ पर आप ध्यान रखें, ये जो प्रशिक्षण दिया जा रहा है, ये बिल्कुल यूनिक है, क्योंकि यहाँ पर भारत सरकार और एक तरह से जो उद्योग जगत है, उनके बीच में सहयोग है। यानी ये सार्वजनिक निजी भागीदारी का मामला है, जहाँ पर सरकार निजी क्षेत्र के साथ सहयोग करके इस तरह की ट्रेनिंग की जो स्थितियाँ हैं, वो सरकारी तंत्र में मजबूत करती हैं। अगर हम साइबर सुरक्षित भारत इस योजना की बात करें, तो भारत में साइबर सुरक्षा की स्थिति को बढ़ाने के लिए इस प्रकार की जो डीप डाइव ट्रेनिंग है, जहां पर बिल्कुल सबसे नवीनतम जो साइबर खतरे हैं, उनसे सुरक्षा देने का प्रयास एक तरह से किया जाता है। आज के दैनिक क्विज को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। बायजूस एग्जाम पर आईएएस हिंदी को आप बहुत अधिक पसंद कर रहे हैं। अधिक से अधिक संख्या में लाइक करें, शेयर करें, और अभी तक आपने अगर हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, तो हमारे यूट्यूब चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।